आज के जमाने में एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मेरे और आपके मोबाइल फोन्स में भी लड़ी जा रही है और इसमें पाकिस्तान हमसे जीत रहा है। आप कैसे हैक कर सकते हो अपोनेंट के उस सिस्टम को। एंड आई थिंक अब ये बात तो अबंडेंटली क्लियर है, इतने जल्दी चीजें एस्केलेट होती हैं इन द मॉडर्न वॉरफेयर, वी डोंट नो। वैसे तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ी बेवकूफी ही है। वॉरफेयर है जिसमें खुद इंडिया के साइबर सिक्योरिटी चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि भारत इस जंग में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। चलो समझते हैं कि हम इसमें पीछे क्यों हैं एंड व्हाई दिस वॉर मैटर। असल जीत तो पाकिस्तान की हुई है। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं? तो पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। दोस्तों, इस जंग से एक नई बात निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान तो यहाँ पर भारत से लड़ ही नहीं रहा था। यहाँ पर पाकिस्तान भारत के बजाय इसराइल और उसके हथियारों से और दोस्तों मगरब के हथियारों से लड़ रहा था। इंडिया तो आप कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है जिसे पाकिस्तान ने 3 से 6 घंटे में निपटा दिया था। लेकिन दोस्तों असल जो दुश्मन था वो तो इसराइल है। इसराइल ने भारत को इतने खतरनाक ड्रोन इतने कम वक्त में दिए और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि एक प्लेन आया है भारत में जिसमें ड्रोन भर भर कर लाए गए थे और दोस्तों कुछ कमांडोज भी लाए गए थे। ड्रोन तो पाकिस्तान ने एक ही दिन में सारे खत्म कर दिए थे, लेकिन कमांडोज का ये बताया जा रहा है कि 15 कमांडोज में से 10 लापता हो गए हैं। श्रीनगर में ही इधर उधर उन्हें भी अगवा कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हुआ है। असल दुश्मन जो है वो इसराइल ही है जिसने गजा में तबाही मचाई हुई है और गजा में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। उसने सोचा कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी जाएंगे और वहीं पर भारत जैसे लुच्चे और टुच्चे मुल्क को यूज करके दोस्तों वहां पर हम अपने मकासद हासिल कर लेंगे। लेकिन देखिए कि पाकिस्तान ने इसराइली टेक्नोलॉजी को कैसे जमीन दोस्त किया है और इसी के साथ साथ मगरबी टेक्नोलॉजी जिसमें दोस्तों फ्रांसीसी राफेल थे उन्हें भी जमीन दोस्त किया। उसी के साथ आप देखें तो हमने रूस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के MiG-29 दोस्तों वो भी एडवांस फाइटर, उसे भी गिरा दिया हमने। फिर साथ में हमने सुकोई Su-30 को भी गिरा दिया। खुद सोचें कि सुकोई को अब कौन खरीदेगा। 2 बार पाकिस्तान ने उसे गिरा दिया है। उसके अलावा एक मिराज 2000 भी गिराया है जो फ्रांसीसी है और दोस्तों राफेल के साथ ही हमने एक मिराज का तोहफा भी, मिराज 2000 का तोहफा भी हमने फ्रांस को दिया है। भारत बेशक आप कह सकते हैं कि हमारी उसके साथ लड़ाई है, लेकिन दोस्तों वो एक सिक्योरिटी थ्रेट जरूर है। असल लड़ाई तो हमारी इसराइल और दोस्तों इसके जैसे बचकोली ममालिक के साथ है जिनमें फ्रांस और रूस आते हैं। हमने उनकी टेक्नोलॉजी को जमीन बोस किया है। भारत तो ऐसा है कि जब हम चाहेंगे इसकी गर्दन पकड़कर दबोच देंगे और दोस्तों इसे हम मरोड़ मराड़ कर रख देंगे, क्योंकि ये तो 3 से 6 घंटे की मार है। असल बात तो यह है कि हमें इसराइल को कैसे हराना है, उसकी टेक्नोलॉजी को कैसे हराना है और दोस्तों वो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम यूज करता है पाकिस्तान, वो बनाए या फिर किसी दुनिया से खरीदे, वो पाकिस्तान को लाना होगा और इसराइल से हमें ऊपर रहना होगा। ये क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया का S-400 और दूसरे इंडियन रेडार सिस्टम्स और इन टोटल इंडिया में 26 लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिए। आज के तारीख में हमारी एक लेडी पायलट तक पाकिस्तान के गिरफ्त में कर पाई। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली बंद हो गई। हमारे देश में अंधेरा ही छा गया। सो अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन US के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। देखो, पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अलग गेम ही खेल रहा है। आप लोग को बताया जाता है कि इजराइल ने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया को इतनी मदद की। ये वो 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, तो वो दुनिया की प्रॉब्लम है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नैरेटिव्स जो चल रहे हैं। एंड जहां तक बात है कि इंडिया को टेररिज्म से कैसे लड़ना चाहिए, यही चीज हमने कैसे शख्स से पूछी जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भी लड़ चुका है और टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ चुका है। इंडिया पाकिस्तान की 90 घंटे की कॉन्फ्लिक्ट में ही, जो कि एक इनफैक्ट क्राइसिस ही था, इतनी एस्केलेट हो गई चीजें कि 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स एक दूसरे का एकदम गला ही पकड़ लिया। इतनी ज्यादा एस्केलेट हो गई कि एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ गया। जब मैंने एक्चुअली पढ़ा कि हुआ क्या, तो मैं तो उस रात सोया ही नहीं टेंशन के मारे। तो हमने सोचा कि भाई एक एग्जामिन करी जाए कि हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। देखिए, हम ये तो जानते ही है कि इंडिया है, पहले तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न डे वॉरफेयर, टैंक्स, इन्फेंट्री, ये ऑनेस्टली आज के डेट में उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी ज्यादा मैटर करती है ड्रोन्स, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, आपका सिस्टम जो कम्युनिकेशन का है जो आप यूज कर रहे हो, आप कैसे हैक कर सकते हो अपोनेंट के उस सिस्टम को। एंड आई थिंक अब ये बात तो अबंडेंटली क्लियर है, भले ही वो साइबर वॉरफेयर में हो या सर्वेलेंस में हो, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे
सबसे पहले तो बात करते हैं कि चाइना का जो मिलिट्री टेक उसने प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को, उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है। ये जो चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी है जो उनके एयरक्राफ्ट बनाती है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसके शेयर प्राइसेस 40% बढ़ गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम। ये पर्टिकुलर आर्टिकल ये भी बताता है कि जो भी आर्म्स सप्लाई करे हैं चाइना ने, ये प्रोबेबली फर्स्ट इसका रियल टेस्ट हुआ इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में। चाइना ने पिछले 40 साल से एक भी वॉर नहीं लड़ी है, पर उन्होंने बहुत ही फटाफट अपने आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया है नए टेक के साथ। पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने जितने भी इंपोर्ट किए हैं वेपन्स, वो 81% चाइना ने ही सप्लाई किए हैं। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं, एयर, सी एंड लैंड में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि इंटरनेशनल मीडिया कैसे बताता है ये चीज। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लार्जली जो आर्म्स हैं वो तो चाइना से आते हैं, और इंडिया के जो वेपन्स हैं आधे वो लेते हैं यूएस और उसके एलाइज से। तो ये एक्चुअली देखी जा रही थी एज अ कॉन्फ्लिक्ट, एज अ शोडाउन बिटवीन चाइनीज एंड वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। साथ ही साथ जो चाइना का J-10C एयरक्राफ्ट है उसमें थी मिसाइल्स PL-15, जो कि चाइना की मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसकी रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब 200 to 300 किलोमीटर। चीज हमें अपने इस रिसर्च में मिली वो थी रोल ऑफ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। आज के मॉडर्न डे वॉरफेयर में पुराने जमाने की वो जो रेगुलर डॉग फाइट्स नहीं होंगी कि एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसको दूसरे एयरक्राफ्ट ने देख लिया, फिर उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे आ रहा है, ये सब आउटडेटेड है अब। ये सब जो मूवीज में आपको आज तक दिखाया जाता है, ऑल ऑफ दिस इज आउटडेटेड। यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में जो दोनों देशों के एयरक्राफ्ट थे, रिपोर्टेडली दे डिडंट इवन क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो फिर जब आप सामने वाले को देख नहीं सकते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मिसाइल्स होनी चाहिए जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जाए, जो उनके पास थी, हमारे पास भी है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है ये एयरबॉर्न सिस्टम्स की, बिकॉज ये आपको पर्टिकुलर बताते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ है, बिकॉज आपको कुछ दिख तो रहा नहीं है, और खास तौर पे कितना टाइम तो ये रात में हो रही थी, तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग। तो आपको रेडार्स ही बताएंगे कि भाई कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ है। हिंदू के इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखिए, ये है अक्टूबर 2024 का। ये हमें बताता है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स प्रोक्योर करना चाह रही थी, परचेज करना चाह रही थी ये 12 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल के हेडलाइन में ही लिखा है। इंडियन एयरफोर्स को लगा कि उनके पास ये पर्टिकुलर जो सिस्टम्स हैं इसकी कमी है, स्पेशली क्योंकि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो दोनों एयरफोर्सेस के बीच में मुठभेड़ हुआ था, उसमें उनको ऐसा लगा, तो इंडियन एयरफोर्स एक्चुअली वांटेड टू बाय, दे फेल्ट दे वर शॉर्ट ऑफ दीज, एंड ये है 2024 अक्टूबर की बात। ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए प्रिंट का, ये है 20 मार्च 2025 का, 2 महीने पहले का। ये बताता है कि पाकिस्तान के पास है 9 + 4 13 सच सिस्टम्स जो राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस में उसको मदद करते हैं, और ये बताता है कि इंडिया के पास ऐसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का, ये है फरवरी 2024 का। ये बताता है कि आउटनंबर्ड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, इंडिया वांट्स मोर आईज इन द स्काई एंड मोर ऑफ दीज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये जो एवैक्स सिस्टम है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल बताता है कि इंडिया के पास है 3 पर्टिकुलर सिस्टम्स और पाकिस्तान के पास है 11 + 1 12 एंड चाइना के पास है 30। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जो आपको एक्चुअली बताती है पोजीशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट्स इन द एयर के ओपोनेंट का एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, ये इंडिया के पास एक्चुअली इट सीम्स लैकिंग था अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दीज आर्टिकल्स। फिर थोड़ी और रिसर्च करी हमने तो हमें मिला है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल। नाउ आई नो ये पर्टिकुलर चाइनीज मीडिया है तो यू वुड से कि प्रोपेगेंडा है, बट फिर भी हम इससे कुछ तो सीख सकते हैं। तो ये बताता है कि कैसे पाकिस्तान ने यूनिफाई किए रेडार, जेट एंड जो वार्निंग एयरक्राफ्ट है अगेंस्ट चाइना, मतलब उन्होंने तीनों चीजें कंबाइन करी। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट का मेंशन किया है ये भी चाइनीज मिनिस्ट्री की तरफ से ही आई है। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ फायर पावर ही जरूरी नहीं है, आपके पास ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स भी होने चाहिए, एंड ये प्रोबेबली डिसाइड करेंगे कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। ये बताता है कि जो ट्रेडिशनल एयर कॉम्बैट है उसमें एक सिंगल जेट ही हैंडल करता है डिटेक्शन एंड मिसाइल गाइडेंस, पर पाकिस्तान की अप्रोच के पास था रियल टाइम डेटा। अब ये पाकिस्तान के पास ही टेक है या चाइना से आ रहा था, दैट वी डोंट नो, बट ये बताते हैं कि सबसे पहले तो जो ग्राउंड सिस्टम है वो लॉक ऑन करते हैं टारगेट पर, फिर जो जेट है वो लॉन्च करता है मिसाइल फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, एंड फाइनली ये जो एवैक्स सिस्टम है ये गाइड करता है उस पर्टिकुलर मिसाइल को टू हिट द पर्टिकुलर टारगेट। चाइना की तरफ से ये बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर सारे सिस्टम्स हमारे पास ही हैं, अब हमसे आके खरीदो ये सब। ये आर्टिकल ये भी बताता है कि जो यूएस एंड रशिया के पास जो सिस्टम है दैट इज लॉन्च्ड बाय ए गाइडेड बाय बी, पर पाकिस्तान के पास जो सिस्टम है उसमें एक स्टेप और एडेड हो जाता है, गाइडेड बाय सी। फर्दर ये आर्टिकल बताता है कि ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एबिलिटी है ये है पर्टिकुलर गेम चेंजिंग इन द एयर कॉम्बैट मोड। साथ ही साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने प्रेस ब्रीफिंग्स में बताया वो बताते हैं कि दे वर एबल टू हाईजैक इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एंड उन्होंने इस चीज के लिए जीपीएस जैमर्स यूज किए।
जिससे जो भी ड्रोन आता था या मिसाइल आती थी तो उसको डिफ्लेक्ट कर जाते थे, तो वो अपने टारगेट पर नहीं हिट करते थे। ऑफ कोर्स इंडिया के पास भी ये पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च। ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स ही हमने देखे। पाकिस्तान एलाइड हैकर्स, मतलब वो पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, चाइना से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। उन्होंने 15 लाख साइबर अटैक्स लॉन्च किए थे ऑन इंडियन वेबसाइट्स। एंड इनफैक्ट इतना तक कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे यहाँ पे ब्लैकआउट हुए थे हमारे कंट्री में, देवर साइबर अटैक्स, देवर नॉट एग्जैक्टली कि भाई हमारे कंट्री ने ही उसको ब्लैकआउट किया था। कितनी सच्चाई है आई डोंट नो। माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि चाइना इज द लीडर इन ऑल ऑफ दिस टेक एंड कपल ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट दे गिव टू पाकिस्तान एंड चाइना's कैपेबिलिटी। इसमें एक और बहुत अहम चीज जो है वो आती है कि भाई चाइना के पास जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो उनका पर्टिकुलर स्पेस नेटवर्क है, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, इवन बेटर देन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब आप पूछोगे कि चाइना इससे क्या कर लेगा? भाई आपकी जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स होंगी आप उतना ज्यादा रियल टाइम डेटा आपको मिलेगा। एंड इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि चाइना ने ये सब सर्वेलेंस डेटा पाकिस्तान को दिया हो। एंड बिकॉज वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान ऑल्सो न्यू हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर टारगेट क्रूशल जीपीएस सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन रिलेज एंड मिलिट्री सर्वेलेंस नेटवर्क्स। ये जो ट्रेडिशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग वगैरह होती है वो रिवर्स हो सकती है, पर इनके पास जो हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स हैं ये इरिवर्सिबल डैमेज कर देती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो मेरा एक सवाल है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ये सब जो टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ पे आर्टिकल में पढ़ रहे हैं, ऐसा ही कुछ सिमिलर अपनी ब्रीफिंग्स में भी दिया था कि कैसे उन्होंने जो ये हमारे कम्युनिकेशन थी बिटवीन आवर पायलट्स एंड आवर एयरफोर्स बेस, उसको हैक कर लिया था। वाज इट चाइनीज टेक्नोलॉजी? 100%। चाइना डू ऑल ऑफ दैट? वी डोंट नो। बट ये सारी चीजें जो एक अलग आर्टिकल में हम पढ़ रहे हैं, ये सिमिलर सारी चीजें उनके प्रेस ब्रीफिंग्स में हमें मिल रही थी। नेक्स्ट चीज जिस पे मैं आना चाहता था वो थी रोल ऑफ डिप्लोमेसी, कि स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम्स या अदरवाइज भी अगर तीसरे बंदे को आके एंटर करना पड़ता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो चुकी थी। इसका मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई डायलॉग ही नहीं चल रहा था प्रोबेबली एट दैट टाइम। एंड इस वजह से इतनी ज्यादा एस्केलेट हो गई कि अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ा। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया दिस इज व्हाट हैपेंड। तो ये इंडिया के लिए बहुत डैमेजिंग था। तो ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेसी काफी ठीक तरीके से, इनफैक्ट आई वुड से अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। चाइना, टर्की, अजरबैजान ये एकदम बैक कर रहे थे पाकिस्तान को। इनफैक्ट आप चाइना की पर्टिकुलर लैंग्वेज भी देख लो जो उन्होंने यूज की। वो कहते हैं दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल इंडिपेंडेंस। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ये दोनों कंट्रीज हैं ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स एंड आयरन क्लैड फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो पर्टिकुलर स्टोरी बता रहा है कि भाई इंडिया वांट्स टू हर्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड पॉसिबली इंडिपेंडेंस। एज एन इंडियन ऑफ कोर्स आई डू नॉट बिलीव इट, बट आपको ये तो जानना पड़ेगा कि सामने वाला क्या स्टोरी सेल कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। एंड इस पे मेरा फिर दूसरा सवाल हुई इसमें, वो ये थी कि जो न्यूक्लियर थ्रेट है इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कितने जल्दी चीजें एस्केलेट होती हैं इन द मॉडर्न वॉरफेयर वी डोंट नो। वैसे तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि बहुत जल्दी चीजें एस्केलेट हो गई, ये हमने देखा। दोनों देशों में से कोई भी बैक डाउन नहीं करना चाहता था। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है? ये एक डिटेरेंस है जो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हमारे मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स से। वो तो बहुत ही दुखद था कि खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठोक दो। ऐसे नहीं चलता है भाई, बिल्कुल भी नहीं। और ये 3-4 दिन की जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट थी, इससे तो और भी क्लियर हो जाना चाहिए कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ही है। और वैसे भी अगर आप दूसरे देश को चोट पहुंचाते हो, वो ऑफ कोर्स रिटेलिएट करेगा, ये तो हमने देख ही लिया है। तो भाई आपका भी तो नुकसान होगा, और दूसरे को नुकसान करके आपका क्या फायदा हो रहा है, मुझे तो ये बताओ। और जहां तक एस्केलेट होने की बात है टुवर्ड्स न्यूक्लियर, तो इजराइल कब से ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको बॉम्ब करना चाहता है। यूएस ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया हॉप ने कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स गारंटीड है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दुनिया खत्म होनी है फिर उसमें। तो भाई जितने भी लोग ये सब बात करते हैं ना हमारे आसपास, मेरा उनको मैसेज है कि प्लीज दुनिया थोड़ी और जानो, न्यूक्लियर कितना सीरियस मैटर है उसको जानो। उसका एक रेफरेंस भी लाइटली नहीं लिया जाता, पूरे दुनिया में लाइटली नहीं लिया जाता। आप यही देख लो, ये आर्टिकल में बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि पुतिन अगर यूज करेंगे टैक्टिकल न्यूक तो ही वुड बी क्रेजी, बिकॉज इसी टाइप की चीजें बोली जाएंगी कि तो इसको तो हटा ही दो भाई इक्वेशन से। और वॉर को ग्लोरीफाई करना बंद करो। ये जो वॉर सीजन चालू रहता है ना मीडिया पे, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खत्म करो इसे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रीसेंट हिस्ट्री में किस देश ने सबसे ज्यादा वॉर्स लड़ी हैं? हमेशा एकदम कोई भी वॉर होता है तो उसका नाम तो सामने ही रहता है। जो भी हमारे चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यू वुड नो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यू नो इवन दे हैव अ डॉक्ट्रिन
कि कोई भी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के साथ वो वॉर इनिशिएट ही नहीं करेंगे। एंड उनकी हिस्ट्री देख लो, उन्होंने कहाँ किया है ऐसा। मतलब आप सोचो कि उनको वॉर्स करने हैं, बट दे आर वेरी क्लियर कि भाई न्यूक्लियर हो तो हम तो वहां जाएंगे भी नहीं। एंड देखो बात सिंपल है, एंड ये दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, तो वो दुनिया की प्रॉब्लम है। और कोई भी देश सोचेगा भी न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाने का, तो वो आइसोलेट हो जाएगा दुनिया में। बहुत ही क्लियर है ये बात। तो ये जो वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता है ना भाई, ये तो बिल्कुल भी मत करो, है ना। ये वॉर सीजन खत्म करो मीडिया पे, ये इसको एकदम बंद करो। एंड मैं आपको बहुत ही बड़ा रीजन बताता हूँ क्यों प्रॉस्पेरिटी चाहिए होती है, क्यों अपने पड़ोसियों के साथ आपका जो बॉर्डर इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगेन, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट इज ब्लेस्ड क्योंकि उसके आसपास इतने दो ओशंस हैं, और उसके जो दो नेबर्स हैं कनाडा एंड मेक्सिको, उसके साथ एकदम ही फ्रेंडली रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं उनके साथ प्रॉब्लम। तो उनके पास कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही नहीं है, विच एक्चुअली अलाउज देम टू ग्रो इकोनॉमिकली। और उनको जब वॉर करना होता है तो अपने से फार लोअर, फार वीकर नॉन न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स उनके साथ वॉर करते हैं, which of course also allows them to grow economically. So my point being, इसको समराइज करता हूं, दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स में वॉर इज स्टूपिडिटी। एक और जो चीज थी वो थी रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रोल ऑफ मीडिया। हमारे मीडिया ने क्या किया काम, दे वर एक्चुअली पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द आर्म्ड फोर्सेस। ये एक्चुअली थ्रेट था हमारे लिए सबसे बड़ा। हमने इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात किया इस पर्टिकुलर वीडियो में, उसको प्लीज चेकआउट करना। साथ ही साथ प्लीज 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 मीडिया, आप ना लोगों को डिह्यूमनाइज करना बंद करो। हमारी बहुत ही बुरी रेपुटेशन हो जाती है इसके वजह से। और जितने भी हमारे सोसाइटी वाले अंकल हैं ना, ये बुड्ढे, ये जो ओल्डीज हैं, ये लोग ना किसी अलग ही एरा में रहते हैं। ठीक है, आपके आपस में रहे होंगे झगड़े वगड़े, भाई हमें झगड़े नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। वेपन्स अब इतने ज्यादा डेंजरस हो गए हैं कि पूरी दुनिया ही थ्रेटन हो जाती है। एंड ये हमने देख लिया, आई नो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने देख लिया जो हुआ पर्टिकुलर क्राइसिस में। हमें चाहिए डिप्लोमेसी। और एक और बेवकूफी की बात जो आजकल चल रही है मीडिया में, एंड आई होप ये बेवकूफी की बात ही हो, बिल्कुल फैक्ट तो बिल्कुल भी ना हो, बिकॉज कोई भी ऐसी पर्टिकुलर बैकिंग नहीं है ये बताने के लिए कि दिस एक्चुअली हैपेंड। हमारे मीडिया वाले बस उसके साथ रिपोर्ट करो। डोंट जस्ट ब्रिंग सम गाय जो आके कुछ भी बोल रहा है। एज इंडियंस हम चाहते हैं कि हम एक रीजनल पावर बने, इनफैक्ट मच मोर हम एक ग्लोबल पावर बने, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। इंडिया की यही रेपुटेशन है, ऐसी ही बनी रहेगी। उसके लिए सबसे पहले तो हमको अपनी इकोनॉमी बिल्ड करनी पड़ेगी। इंडिया का जीडीपी, यस वी आर इन द टॉप 5, बट व्हाट अबाउट जीडीपी पर कैपिटा? एंड इस सब के साथ दुनिया हमें कैसे देखती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का क्या नैरेटिव है हमारे बारे में, और मीडिया जिस टाइप की खबरें चला रही है इससे हमारा कोई नैरेटिव अच्छा हो नहीं रहा। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूरी दुनिया में सब हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, सबको लगता है वहां अमेरिकन बढ़िया बंदे हैं। ज्यादातर जनरली लोगों को यही लगता है, बिकॉज उन्होंने अपना परसेप्शन ऐसा बनाया है कि हम ग्लोबल डेमोक्रेसी हैं, ये है। सो दैट इज वाई दुनिया कैसे सोचती है अबाउट यू, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज जो आपके पास टूल है, मैं मीडिया चीजों में एक चीज कॉमन है जिसको कोई भी नहीं डिनाई कर सकता कि भाई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी एंड इतनी ज्यादा एस्केलेट हो गई थी। एंड एट दिस पॉइंट दोनों देशों को लगा होगा कि भाई जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ एस्केलेशन है, दिस वी कैन नॉट अफोर्ड, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड, एंड दैट इज व्हेन कूलर माइंड्स प्रिवेल्ड। भाई हम किसी थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसको जो चाहे वो बिलीव कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर जो है वो बना रहे, चीजें एस्केलेट ना हो। आप कोई भी चीज ऐसी ना करो, ना सोचो जिससे आपके देश के एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बनता है कि वो जाके सीज फायर तोड़े।